सर्दियों का मौसम था। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी और ठंडी हवाएं हर किसी को अपने घर के अंदर रहने पर मजबूर कर रही थी। गांव के लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। चाचा, इस बार तो ठंड के मौसम में मजा ही आ गया। भगवान ने ऐसी बर्फबारी की है कि इंडिया को स्विट्जरलैंड बना दिया। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम बुजुर्गों का भी तो ख्याल रखो भाई। हम लोग दिन रात ठंड की वजह से जो है ठिठुरते रहते हैं। तो आओ सब लोग मकरंद काका की दुकान पर आग जलाकर बैठते हैं और वहीं गप्पे मारते हैं। आपको भी ठंडी नहीं लगेगी और हम लोग सर्दी का मजा भी ले लेंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। चलो चलो। वो सभी लोग मकरंद काका की दुकान पर आग जलाकर तापने लगे। उसी गांव के एक प्रतिष्ठित और बड़े घराने में एक नई बहू का स्वागत किया गया। चाचा, ठाकुर साहब का परिवार कितना बड़ा है। ऐसा लगता ही नहीं कि सिर्फ इनका एक परिवार रहता है इस गांव में। ऐसा लगता है जैसे ये गांव दो भागों में बटा हुआ है। एक हिस्से में हम लोग रहते हैं और दूसरे हिस्से में इनका पूरा परिवार। अरे कम से कम ठाकुर साहब की वजह से हमें दावत तो खाने को मिलती है भाई। इतना बड़ा परिवार है। कभी किसी का जन्मदिन होता है तो कभी किसी की शादी की सालगिरह होती है। ये परिवार गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवारों में से एक था। इस घर के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह गांव के प्रधान थे। हवेली के बाहर हमको तो ये समझ में नहीं आता, जो इनके घर नई बहू आई है वो इतने सारे लोगों के साथ कैसे रह पाएगी। उसकी तो आदत ही नहीं होगी। चाचा, तुमको हर बात पे दिक्कत ही हुआ करती है। अरे बहू की समस्या है, वो खुद निपटा लेगी। उनका इतना बड़ा परिवार है, तुम काहे को परेशान हो रहे हो। राधा जो शहर से आई थी, उसे इस विशाल परिवार का हिस्सा बनना था, लेकिन ये आसान नहीं था। उसकी 50 नंदे थी, जिनमें से हर एक का अलग अलग स्वभाव और अनोखी आदतें थी। चलो अब बहुत हो गया स्वागत। तुम 50 ने अपने अपने तरीके से स्वागत कर लिया। बहू को अंदर तो आने दो। हे भगवान, इनका घर तो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा। इतनी बड़ी बड़ी झूमर, इतनी बड़ी बड़ी लाइट मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। बाहर इतनी बर्फबारी हो रही है, लेकिन महल के अंदर तो ज्यादा ठंडी नहीं लग रही। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ कि आज के जमाने में ससुर जी ने मेरी 50 नंदे कैसे पैदा कर दी। अरे बुरा मत मानना, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे भाभी, हम लोग भी बहुत मजाक किया है। ससुर जी का ही खून हो तुम सब, मजाकिया तो होगी। देखो, मजाक मजाक में मेरी 50 नंदे पैदा कर दी उन्होंने। इस तरह राधा को हर कोने से प्यार और अपनापन मिला। तुम सब ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे। देखो राधा, हमारे घर में रहना आसान नहीं है। यहाँ सबकी अलग अलग पसंद और नापसंद है, लेकिन अगर तुम सबका दिल जीत लोगी तो ये घर तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी। तुम 50 की 50 उसे घेर कर क्यों खड़ी हो? जाओ बहू, पहले आराम कर लो, बाकी बातें बाद में की जाएंगी। राधा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। सुहागरात की अगली सुबह जैसे वो सोकर उठी, वैसे ही सबसे बड़ी ननद गीता ने कहा, अच्छा हुआ तुम जल्दी उठ गई। मुझे हर रोज सुबह सुबह ब्लैक टी पीने का शौक है। ठीक है दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। राधा ने गीता के लिए चाय बनाई। जैसे उसने उसे चाय बना कर दी, वैसे ही उसकी दूसरी ननद उसके पास आ गई। भाभी, मैं नहाने जा रही हूँ, जल्दी से मेरे कमरे में जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए, मुझे जाना है। ठीक है, तुम नहा लो, तब तक मैं प्रेस कर दूंगी तुम्हारे कपड़े। राधा ने जैसे ही उसके कपड़े प्रेस किए, वैसे ही तीसरी ननद उसके पास आई। राधा ने अकेले ही सबकी फरमाइशें पूरी कर दी। बहू, इन सब का काम हो गया हो तो जरा मेरे कपड़े छत पर सूख रहे हैं, उठा देना। अभी लाई माँ जी। तो इस तरह कोई ननद उससे सुबह जल्दी उठकर चाय बनाने की फरमाइश करती, कोई उससे अपने कपड़े प्रेस करवाती, कोई उससे अपने पसंदीदा खाने की फरमाइश कर देती, और तो और कुछ नंदे जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए अजीब अजीब सवाल पूछती। भाभी, ये बताओ, पहले लड़का आया या लड़की? पहले लड़की ही आई होगी, क्योंकि लड़की के बिना लड़का पैदा ही नहीं हो सकता। तभी वहां उसकी सास आ गई। आधी रात हो गई, उसे सोने नहीं दोगी क्या तुम सब? जाओ बहू, तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। तो इस तरह सब उसे परेशान किया करती थी, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे नंदों का दिल जीतना शुरू कर दिया। एक दिन मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि इस बार तूफान बेहद खतरनाक होगा। गांव वालों को सलाह दी गई कि वे घर से बाहर न निकलें। देखिए, ठंड और शीतलहर बहुत बढ़ गई है। सारे स्कूल भी बंद हैं
आप लोग घर से बाहर मत निकलना, भयानक तूफान आने की आशंका है गांव वालों। गांव में एक आदमी ऐलान करने आया जिसे पूरा गांव सुन रहा था। ठाकुर का परिवार भी इस तूफान की तैयारी करने लगा। घर के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दी गईं, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वो आदमी जैसे ही मौसम की जानकारी देकर गया, वैसे ही तूफान शुरू हो गया। सड़क के किनारे रहने वालों का क्या होगा? ऊपर वाला हर किसी के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर ही देता है। तूफान की तीसरी रात अचानक गांव के पहाड़ी इलाके से एक जोरदार आवाज आई। पता चला कि बड़ा पत्थर खिसक कर गांव के बीचों बीच गिरा था। एक आदमी ठाकुर साहब के घर पहुंचा। अरे ठाकुर साहब, इस बार तो लगता है हमारा गांव बचेगा ही नहीं। पहाड़ कट कट कर गांव में गिर रहे हैं। एक बड़े से पत्थर ने आधे गांव को खत्म कर दिया ठाकुर साहब। ये खबर जैसे ही ठाकुर के घर पहुंची तो वहां खलबली मच गई। परिवार के सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी नंदों को इकट्ठा किया और कहा, हमें कुछ करना होगा। ये गांव हमारा परिवार है और हमें इसे बचाना होगा। हम 51 लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं राधा? बताती हूँ। राधा ने अपनी नंदों को जिम्मेदारियां बांट दी। राधा और उसकी 50 नंदों ने मिलकर ऐसा काम किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। उन्होंने सभी को जिंदा मलबे के अंदर से बाहर निकाल लिया। उन्होंने न केवल गांव वालों की जान बचाई, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि मिलजुल कर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बेटिया, तुम लोगों ने तो आज वो कर दिखाया जो बड़े से बड़ा नेता भी नहीं कर सकता। जब तूफान खत्म हुआ तो गांव के हर आदमी ने ठाकुर के परिवार को धन्यवाद दिया। राधा ने अपनी सूझबूझ और नंदों की मदद से ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। इस घटना के बाद राधा का नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर झुमके हैं जी। मैं कल ही अपनी साड़ी के साथ ये वाले झुमके पहनूंगी। हाँ, लेकिन मेरी बीवी से ज्यादा सुंदर नहीं। क्या आप भी? फिर अगली सुबह नहाने के बाद राधा खाना बनाने रसोई में जाती है। तभी उसकी ननद रश्मि वहाँ आती है और उसके झुमके देखकर कहती है, अरे वाह भाभी, आपके झुमके तो बड़े सुंदर हैं। ये कब लिए? ये कल ही तुम्हारे भैया लाए हैं। सुंदर है ना? हाँ, आपको पता है मैं कब से ऐसे झुमके ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहे थे। क्या आप अपने झुमके मुझे दे सकते हैं प्लीज? आप दूसरे ले लेना। आज तो मैं कॉलेज यही पहन कर जाऊंगी। राधा उसे ना नहीं कर पाती और उसे वो झुमके दे देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा और आलोक की शादी की सालगिरह होती है। सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो बेटा, सदा खुश रहो। थैंक यू माँ जी। अब चलो भी भैया भाभी, बाहर चलकर अपनी शादी की सालगिरह का केक काट लो, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चलो राधा। वो दोनों मिलकर केक काटते हैं। फिर राधा अनमोल को गिफ्ट देती है। वाह, ये वॉच तो मुझे कब से चाहिए थी। थैंक यू सो मच। तुम कितने अच्छे से ये बात जानती हो। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये देखो। वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। और बहू, ये तेरे लिए कंगन मेरी तरफ से। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। अब ये तो बहुत ही सुंदर है। इस साड़ी के साथ कितने अच्छे भी लग रहे हैं ना। अब राधा की नजर उस साड़ी और कंगन पर होती है। सचमुच ये तो बड़ी सुंदर है। कुछ दिन बाद ये साड़ी तो मैं हथिया ही लूंगी। फिर कुछ दिन बाद, भाभी वो आपकी साड़ी और कंगन मुझे चाहिए थे। वो क्या है ना, मेरे कॉलेज में फंक्शन है तो मुझे वो पहनना था। बेचारी राधा ने अभी तक वो साड़ी एक बार भी नहीं पहनी थी और फिर बड़े भारी मन से वो साड़ी और कंगन उसे दे देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज राधा अपने मायके में 4 दिन रहने जाती है। फिर लौटते वक्त, ये ले बेटा, ये सूट तेरे लिए, इनमें से पसंद कर ले, जो चाहिए बाकी मैं दुकान वाले को लौटा दूंगी। हर बार कहती है माँ ये सूट थोड़े हल्के रंग का है, इसका डिजाइन अच्छा नहीं है, इसीलिए दुकान वाले से कहकर ये सूट उठा लाई। अब इसमें से कोई 2 तू रख ले, बाकी मैं उसे वापस कर दूंगी। सास और ननद के लिए सूट मैंने पहले ही लाकर रख दिए हैं। ओह अच्छा, वैसे माँ मुझे ये वाला और ये वाला पसंद है, इन्हें मैं रख रही हूँ। राधा अब चल, देर हो रही है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, आते रहना बेटा। राधा वो सूट लेकर ससुराल आ जाती है। बहू, तू जब से मायके गई है ना, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। अच्छा किया अनमोल बेटा, तू इसे ले आया। लेकिन बहू, तू लेकर तो छोटा बैग गई थी, फिर इतना बड़ा बैग क्या भर कर ले आई? वो माँ ने कुछ मिठाइयाँ, घी और सूट दिए। माँ ने आपके और ननद जी के लिए भी कपड़े भिजवाए, मैं आपको दिखाती हूँ। तभी उसकी ननद भी वहाँ आ जाती है। राधा वो सूट उनको दिखाने लगती है। ये लो ननद जी, माँ ने ये वाला सूट तुम्हारे लिए भेजा है। अच्छा, दिखने में तो ठीक ही है, लेकिन मुझे ना भाभी वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या मैं वो रख लूं?
बेटी वो सूट भाभी का है। हाँ होगा, लेकिन ये गुलाबी रंग ना मुझ पर बड़ा खिलेगा और मेरे पास ऐसे रंग का सूट भी नहीं है, तो मैं ये रख रही हूँ। तू अपना सूट रखना, क्यों दूसरों के सूट पर नजर रखती है? दूसरा कहाँ माँ, ये भाभी तो है और मुझे पसंद आ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? क्यों भाभी? हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, ये रख लेगी। अब ननद अपनी भाभी का सूट रख लेती है और बेचारी राधा को फिर से बेमन से वो सूट रखना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है और अब राधा के देवर अंकुर की शादी भी हो जाती है और अब घर में एक और भाभी यानी कि छोटी भाभी आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, ये लो प्रज्ञा, ये पायल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शादी से पहले तो मैंने तुम्हें काफी सारे गिफ्ट्स दिए, लेकिन शादी के बाद ये मेरा तुम्हें पहला गिफ्ट है। ओह थैंक यू, ये बहुत ही सुंदर है। मैं अभी ये पायल पहन लेती हूँ। अब अपनी नई भाभी की पायल पर उसकी ननद की नजर जाती है। भाभी आप ना प्लीज ये पायल मुझे दे दो, क्या है ना मुझे बड़ी पसंद है और आप भैया को बोल दो वो आपके लिए दूसरा ले आएंगे। नहीं, ये शादी के बाद मेरा उनकी तरफ से पहला गिफ्ट है, तो इसे तो मैं ही रखूंगी। भाभी आपकी ननद आपसे पहली बार कुछ मांग रही है और आप इतना सोच रही हैं। अब ना चाहते हुए भी उसे वो पायल उसे देनी ही पड़ती है, लेकिन इन सब से उसका मूड काफी खराब होता है। कुछ दिन बाद प्रज्ञा अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करके कुछ कपड़े मंगवाती है, जिसमें से आधे से ज्यादा तो ननद ही उठा लेती है। क्या भाभी, आपने अपनी शादी पर भी तो कितनी सारी शॉपिंग की थी, अब ये वाले तो मैं रख रही हूँ। अब वो उसके वो कपड़े भी रख लेती है, लेकिन प्रज्ञा अब मन ही मन सोचती है, ननद को तो सब चाहिए, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं रोका तो इसकी ये हरकत बढ़ती जाएगी। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और बाजार से कुछ मेकअप, साथ ही वेस्टर्न ड्रेस और हील्स भी लाती है। उसकी ननद शाम को कॉलेज से आती है तो वो मेकअप, ड्रेस और हील्स देखकर सब ले जाती है। अगले दिन अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाती है, लेकिन प्रज्ञा ने उस लिपस्टिक पर ऐसा स्प्रे छिड़का था जिससे उसके होंठ सूज जाते हैं और कपड़ों पर ऐसा स्प्रे छिड़कती है जिससे वो खुजलाती रहती है और हील्स जिन्हें पहनकर वो पार्टी में डांस करने लगती है तो वो टूट जाती है। लगता है रश्मि तूने ये सारा सामान ना मंगल बाजार से खरीदा है, तभी तो ये सैंडल टूट गई। और होंठ कैसे हो गए तेरे? अरे तूने अपने होठों की सर्जरी की है क्या? कितनी गंदी लग रही है। क्या? नहीं तो, अरे ये क्या हो रहा है? तभी उसके शरीर में खुजली होने लगती है और वो खुजलाते खुजलाते वॉशरूम जाती है, जहाँ अपनी शक्ल शीशे में देखकर वो चौंक जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और दवाई लाती है। वो जान जाती है कि ये सब उसकी भाभी ने उसे सबक सिखाने के लिए किया था, लेकिन उस दिन के बाद से उसको सबक मिल गया था कि अब वो किसी का सामान इस्तेमाल नहीं करेगी। अब वो कभी अपनी भाभीयों की चीज पर नजर नहीं रखती, जिससे अब राधा और प्रज्ञा दोनों ही सुखी थी।